देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। एनसीईआरटी ने जब 1.5 वर्ष पहले 10वीं 11वीं 12वीं की समाज विज्ञान नागरिक शास्त्र की किताबों में परिवर्तन किया था, तब भी यही है। वो एक सीरीज़ है, एक्सप्लोरिंग इंडिया, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, तो वो उसकी सीरीज़ का एक अंश है। और इसमें केवल अकबर ही नहीं है, एक पूरे मुगल काल को एक नई दृष्टि तो नहीं कहेंगे, दृष्टि तो पुरानी ही थी। अलग अलग इतिहासकारों के आधार पर जो बातें थी अलग अलग लिखा है, उसको बच्चों के दृष्टि से कि उनको किसी के प्रति बायस्ड भी नहीं हो, किसी के प्रति उनके मन में नफरत भी नहीं हो, लेकिन सच्चाई से वो अवगत हो, इसका ध्यान रखते हुए कि इतिहास को उसके आधार पर लिखा जाए और लिखने की कोशिश की है। क्योंकि अभी तक किसी ने भी तथ्यों के आधार पर उनका खंडन नहीं किया कि ये तथ्य गलत है। एक बात। सेकंड अब है कि इतिहास का मूल्यांकन, इसके 3 पहलू हैं। पहला तो यह है कि भाई जो कुछ लिखा गया, जैसा मैंने कहा, अब जहाँ तक अकबर का प्रश्न है, तो देखिए ये जो ग्रेट मुगल्स लिखे गए हमारे यहाँ, और ग्रेट मुगल्स के बारे में कई कल्पनाएं की गई कि भाई पूरे भारत पर शासन किया और उन्होंने पूर्व के सल्तनत काल की तो इस्लामिक शासकों की तरह वो क्रूर नहीं थे, सहिष्णु नीति अपनाया, खासकर अकबर के बारे में सहिष्णु थे। उन्होंने जजिया कर हटाया, दीने इलाही शुरू किया और हिंदू राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है और इसको बिल्कुल हटा दिया गया है, लेकिन इसके जो दूसरे पक्ष थे वो सामने नहीं लाए गए थे। तो एक तो इसका एक पहलू है कि दूसरे पक्ष क्या थे। दूसरा पक्ष ये था कि अकबर को बाहर से आया और भारत में ही रह गया, वो भारतीय हो गया। दूसरा पक्ष इसमें यह है कि भारत एक केवल विजयों और राजाओं का इतिहास नहीं है, एक जीवित सभ्यता है। भारत उस रूप में नेशन स्टेट नहीं रहा है जैसे कि पश्चिम में देखा जाता है कि एक नेशन स्टेट रहे, किसी ने एक एककरण किया है। वो चाहे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत खंड, ये सारे नाम जो हमको दिखाई देते हैं, वो बताता है कि भारत सांस्कृतिक एकता की बात थी। एक सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, धर्म के आधार पर यहाँ के लोग अलग अलग राजे राजवाड़े होते थे, लेकिन सब भारत को एक मानते थे। सबके लिए वेद, सबके लिए उपनिषद, सबके लिए गंगा, सबके लिए हिमालय, सबके लिए वही देव। तो ये हमारे अंदर राष्ट्र का भाव था। तो अब कोई भी शासक जो भारत में आया है उसका मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि भारत की हजारों वर्षों की जो अंतःशक्ति थी, सांस्कृतिक, सभ्यता, आध्यात्मिक, और उसके आधार पर एक जीवन शैली भारत में, उसको वो मजबूत किया है या उसको कमजोर करने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ा आधार किसको हम महान कहेंगे, ये होता है भारत की दृष्टि से जब हम देखते हैं। तो इस आधार पर जब हम देखते हैं तो चाहे कोई सहिष्णु हो, अकबर सहिष्णु हो सकते हैं, लेकिन अकबर ने इसको मजबूत करने की कोशिश नहीं की, इसको बाकी राजाओं की तरह कमजोर ही किया। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि अगर उसने मुस्लिम स्टेट पर अटैक किया है तो वहां उसने मस्जिद तोड़े हों, मस्जिद तोड़े हों, ये लेकिन मंदिर तोड़ने के उदाहरण है वो बाकी मैं दे सकता हूं। एक भी ऐसा उदाहरण उसके जीवन काल में नहीं मिलता है जब उसने विजय के बाद इस्लामी उपाधि से अलग कोई उपाधि लिया हो कि विजय के बाद हमको क्या कहा जाए। और तीसरी बात आती है अकबर के बारे में, जैसे इतिहासकारों ने, जैसे B.A. स्मिथ हैं, B.A. स्मिथ ने लिखा है, वही ग्रेट मुगल तो पहले उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने अकबर द ग्रेट भी, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि अकबर ने जितने महिला, जैसे बैरम खां उसका संरक्षक था, लेकिन जबरन उसकी पत्नी पसंद आ गई तो उससे उसने जबरन शादी किया था। कि वो मतलब जिस अस्वाभाविक रूप से महिलाओं के प्रति वासनाओं से ऐसा अभिभूत होता था, और राजाओं के साथ वो इस रणनीति के तहत कि उनकी महिलाओं का, उनकी बहन का, उनकी पत्नियों का भविष्य की दृष्टि से उपयोग करें, इसके लिए वो लेता था। और मीना बाजार की शुरुआत उसी ने की थी, अगर महान है तो ऐसे अनेक तथ्य आपको दिए जा सकते हैं। जैसे बिल डूरा ने लिखा है कि मुगल काल का इतिहास जो है दुनिया का सबसे खूनी और क्रूर हिस्ट्री है, उसने दिया। मैं यही पूछ रही थी कि ये हमारे यहाँ क्यों छिपाया गया। नहीं, देखिए छिपाया नहीं गया, दोनों बातें इतिहासकारों ने लिखा है और सब किताबें उपलब्ध है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सेकुलरिज्म का मतलब ये हो गया कि हमारा सेकुलरिज्म ये है कि हमको हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ऐसी बातें नहीं लिखनी है जिससे कि हमको टूट जाए। एक तो एक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि इसको इस रूप में समझिए कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है। आप पार्लियामेंट से जब बाहर आते हैं तो आपको कौन कौन सा रोड मिलता है,
आपको अकबर रोड मिलेंगे, आपको बाबर रोड मिलेंगे, हुमायूं रोड मिलेंगे, शाहजहां रोड मिलेंगे, छत्रपति शिवाजी रोड नहीं मिलेगा, मानसिंह रोड मिल जाएगा और राष्ट्रपति में मुगल गार्डन बन जाएगा। तो ये सारा एक अजीब किस्म की हमारे यहां दृष्टि रही है कि अंग्रेजों का भी, मैं इतिहास का विद्यार्थी रही हूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्नवालिस, कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड रिपन, कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड कर्जन, अजीब हिस्ट्री थी। कोई हमारे देश में आया है, अकबर यहां बस जरूर गया है, बाबर आखिर उस किस दृष्टि से बाबर यहां आया था? बाबर, जितने भी यहां राजा आए हैं उनका केवल लूटना और शासन करना नहीं था, इसको सांस्कृतिक रूप से इस देश को कमजोर करना और अपनी जो उनकी कल्चर है उसको स्थापित करना यहां रहने के बाद, ये उनकी नीति होती थी। अकबर के बारे में यह भी गलतफहमी है कि वो बहुत दूर तक, औरंगजेब का शासन उसके करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा था, उसका बहुत ज्यादा शासन आप मौर्य साम्राज्य से तुलना करिए, वो मौर्य साम्राज्य से आप तुलना करिए, गुप्त साम्राज्य से तुलना करिए, यहां तक कि मराठों से भी बहुत ज्यादा नहीं था अकबर का साम्राज्य, मराठा के आसपास था उसका साम्राज्य। तो यह भी नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा उसके बारे में जितनी बातें की जाती है, अब जो चित्तौड़ का है, बहुत लोग बोलेंगे कि चित्तौड़ पर हमला किया 30,000, उसने 35,000, हम लोग पढ़ते रहे, आज इस पर भी विवाद है। हिस्ट्री में ऐसे ही लिखा रहता था कि 30 से 35,000 लोगों को उसने मारा और उसके बाद उसने टावर बनाया। इतिहासकार टॉड ने लिखा है, कर्नल टॉड ने, कि वो वहां गिनने के लिए जनेऊ तौलता था, 40.7 मन जनेऊ उसने तौला और एक जनेऊ का जो होता था 7.7 ग्राम होता था। बोला कि वो इतना क्रूर था कि जनेऊ तौल के उसने देखा है। तो ये सामने आना नहीं चाहिए। दीने इलाही जजिया हटा दिया गया। अरे भाई, आप नीचे स्तर पर तो देखो ना कि जजिया, बर्नियर ने लिखा है, जो फ्रांसीसी यात्री था उस काल का, बर्नियर ने ही लिखा है कि अकबर ने सभी मुगल काल में जो इतने क्रूर थे कर्मचारी कि कोई अगर अपना लगान नहीं दे रहा है, टैक्स नीचे नहीं दे रहा है, तो उसके बच्चों को उठा के गुलाम बना देते थे। और उस पूरे काल में 3 करोड़ आबादी भारत की घटी है। तो ये सब चीजें समाज के सामने आना आवश्यक है इतिहास के रूप में। अच्छा, अगर हम इन्हीं सबको महान मान ले, मतलब पूरे मुगल, तो राणा सांगा को हम क्या मानेंगे, दुर्गावती को हम क्या मानते हैं, छत्रपति शिवाजी को क्या मानते हैं, हमीर देव को क्या मानते हैं, बप्पा रावल को हम क्या मानते हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर को हम क्या मानते हैं? ये तो सवाल तो ये आता है कि ये सब इतिहास कैसे छिपाया गया हमारे देश में, क्योंकि कोई मुगल काल और कोई सल्तनत काल नहीं था। इसीलिए इसका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हमको जो फैक्ट्स है, जो अकबरनामा में जो चीजें लिखी वहां से बियॉन्ड है, जो अबुल फजल ने लिखा है उसमें आईने अकबरी से है, जो बाबरनामा की बात है उसके पेज उठा के इसमें लिखे गए हैं, कहीं भी बाहर से एक तथ्य नहीं दिया गया है। और मैं तो इसी आधार पर मानता हूं कि मेरे लिए भारत का इतिहास वो है कि जो हमारी, जो भारत की जो पहचान थी, जिस भारत था, उस जीवन शैली को, उस सभ्यता संस्कृति को सशक्त करने में किसने भूमिका निभाई या उसने तोड़ने में भूमिका निभाई, हमारे लिए वो महान होगा। भारत में भले अपने राज्य के लिए लड़ते थे, लेकिन आप पढ़ेंगे उनके बारे में कविताएं और कहानियां, तो उनको भारत का ही वीर कहा जाता था। ये नहीं कहा जाता था कि वो फलाने जगह के वीर हैं। ये एक कंसेप्ट था भारत में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।